हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 22 चलने वाले हैं। और 21 सेट का वीडियो जो है पीछे डाला जा चुका है, जाइए उसे देखिए। और कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, उससे हम लोग फिर सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है। हम लोग पर डे कितने, तो लगभग 30 प्रश्नों का ये सेट चल रहा है। ठीक है। ऑफिस और रेलवे के सभी के लिए रेलवे में पूछे जाने वाले PYQ सारे प्रश्न हैं। ठीक है। जिसमें रेलवे के ALP हो गया, NTPC हो गया, फिर टेक्नीशियन हो गया। और ग्रुप डी का भी क्या होगा, ग्रुप डी का भी इसमें है। ठीक है। प्रीवियस ईयर में है तो वो रेलवे के लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चलिए बिना देर कर अपने अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करने वाला कौन होगा। तो वो हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा। 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि पहले भी हमने बताया था कि भार बराबर फार्मूला क्या होता है। तो भार बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है। क्या हो जाएगा, भार बराबर फार्मूला क्या होगा, तो द्रव्यमान गुने त्वरण। भार मतलब वेट, वेट बराबर फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, भार हम लोग को दिया है, द्रव्यमान नहीं। भार दिया हुआ है पहले से। भार कितना दिया हुआ है, 450। ठीक है। और उसका द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान हम लोग को निकालना है। ठीक है। और उनमें जी, जी का मान हम लोग कितना बैठा देंगे, तो जी का मान होता है, आपको पता होना चाहिए कि जी मान होता है 9.8। ठीक है। जी का मान कितना था, 9.8 था। 9.8 यहाँ बैठा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 450 बट्टा में क्या हो जाएगा, इधर से गुना में, इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में। 9.8 गुना बराबर, सॉरी बराबर कितना हो जाएगा, एम। तो इसको पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसे हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 45.9 kg। क्या हो जाएगा, 45.9 kg इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। 45.9, जिसको अगर सॉल्व करिएगा 98 से इसको काटिएगा 4500 को, तो आएगा कितना, 45.9। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। फिर वैसे ही क्वेश्चन है। तो हम लोग डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा, वेट बराबर mg। क्या हो जाएगा, mg। तो डब्ल्यू बराबर क्या दिया हुआ है, 980 न्यूटन। 980 बराबर एम हम लोग को निकालना है। गुना में जी का मान कितना दिया हुआ है, तो जी का मान हम लोग को दिया हुआ है 9.8। 9.8। ठीक है। तो फिर इसका क्या करेंगे, 980 बट्टे, इधर गुना में, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो भागा में 9.8 बराबर क्या हो जाएगा, एम। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। 98 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। एम बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा, 100। ठीक है। क्या हो जाएगा, 100। तो 100 इसको मैं कहा है 100 kg। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 100 kg सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा है, किसी पिंड का संवेग इतना kg मीटर पर सेकेंड है, तो वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं। इसको में क्या दिया हुआ है हम लोग को, तो पिंड का संवेग दिया हुआ है। ठीक है। तो पिंड का संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एम भी, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग। तो क्या हो जाएगा, तो संवेग हमारा दिया हुआ है। ठीक है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है। संवेग कितना दिया हुआ है, तब 50 बराबर में द्रव्यमान हम लोग को क्या निकालना निकालना है, वेग का मान कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है। वेग का मान कितना दिया हुआ है, 5। इसको काटिए तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो एम बराबर 10 kg। क्या हो जाएगा, एम बराबर 10 kg। ठीक है। तो ये सब हुआ कि ये फिर ये सब
जो इसको जो फार्मूला दिया हुआ है वो उसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। संवेग बराबर फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो m बराबर 10 kg, ठीक है। 10 kg इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सा उदाहरण है जो न्यूटन की गति के पहला नियम को दर्शा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या करा कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तो जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल जो होता है धीमी होना प्रारंभ हो जाता है। ये न्यूटन के प्रथम नियम से है संबंधित। तो न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो क्या कहता है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहना चाहता है जब तक उसे लगा बाहरी बल कोई न लगा जाए, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि पैडल चलाते समय तो वो गति में ही रहेगा, तो धीमा हो रहा था गति में नहीं रह रहा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या कर रहा है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तीसरा क्या कह रहा है कि जब एक बस अचानक शुरू होता है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि जब देखिए विरामावस्था में क्या कह रहा है कि एक बस अचानक शुरू होता है, मतलब पहले से आदमी क्या है विरामावस्था में, गाड़ी भी विरामावस्था में है, आदमी विरामावस्था, लेकिन जब गाड़ी गति में जाता है तो इंसान जो विरामावस्था में है, जो बाहरी बल के कारण धक्का लगता है, जिसके कारण क्या होता है वो पीछे की ओर झटका की ओर जाता है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बी नंबर जो कह रहा था ये क्या था, न्यूटन के दूसरा नियम पर आधारित था, क्या था, दूसरा नियम पर आधारित था, ठीक है। बी क्या था, तो दूसरा नियम पे आधारित था। डी क्या कह रहा है कि रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च करना क्या होता है, तीसरा नंबर पे क्रिया के प्रतिक्रिया, क्या जाएगा, क्रिया का प्रतिक्रिया, ठीक है। ये दूसरा नंबर का हो गया। चलते हैं तो अगला प्रश्न क्या करा, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा। तो क्या हुआ है, बल दिया हुआ है, F दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो हमको निकालना कुछ है A। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, F बराबर M में क्या हो जाएगा, A बराबर M में हमको निकालना है कि द्रव्यमान निकालना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, F बटा A। क्या हो जाएगा, ए बटा ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। एफ बट्टे ए, क्या हो जाएगा आंसर, एफ बट्टे ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह रिक्त स्थान के कारण होता है, यह किसके कारण होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। यह इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के कारण। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। यदि कोई पेड़ पेड़ है वो क्या है, तो स्थिर अवस्था में है, ठीक है। और उसको अगर हिलाते हैं तो गति अवस्था में आने के दौरान उसमें झटका महसूस होता है, जिसके कारण पत्तियां नीचे गिरने लगती है टूटकर। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि गति का तीसरा नियम रिक्त स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। मैंने गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो कौन करता था, स्थिति बल संवेग समय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति, क्या हो जाएगा, स्थिति। तो क्या होता है, गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, खोजिए, तो स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो इसको चले क्या होता है, तो पहले जान लीजिए कि पिस्तौल का जो संवेग होता है वो गोली के संवेग से ऋणात्मक होता है, ठीक है। पिस्तौल का संवेग जो होता है संवेग से, तो गोली का जो संवेग होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है, माइनस में होता है। तो क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोनों का होता है पिस्तौल का संवेग, ठीक है। पहले देखेंगे पिस्तौल का संवेग क्या जाएगा, तो एम भी इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, गोली कहाँ गया, तो गोली का अगर देखेंगे
अगर गोली का संवेग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा एम बी। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएगा ये लेकिन गोली का समय क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो गोली का समय क्या हो जाएगा, माइनस में। तो चलिए हम लोग बना बैठाते हैं। इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 3 kg। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 kg। लेकिन 3 kg को क्या है, इसको बदल दीजिए ग्राम में। 3000 ग्राम हो जाएगा। और भी का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखा प्रघाती वेग निकालना है। ठीक है, तो भी का मान हम लोग क्या निकाला, निकालना है बराबर में। उसके बाद आता है गोली। गोली का क्या हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ है 40 ग्राम, क्योंकि यहाँ 40 ग्राम दिया हुआ इसलिए इसको भी ग्राम में हम लोग चेंज कर दिए थे। माइनस में 40 गुना में इसका दिया हुआ है गोली का कितना, 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो गुना में क्या कर देंगे, 180 गुना। ठीक है, 180 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको काटिए। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, और 40 वाला एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, 4 से एक कटेगा नहीं, 2 से कटते हैं 15 बार, और ये 2 से कटेंगे, दो दोनों का 4। तो क्या हो जाएगा, भी बराबर 18 दूना 36। और इधर गुना में इधर जाके भागा में 15 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो भागा करने के बाद कितना आएगा, और ये माइनस में है यहाँ पर, तो ये भी माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस में, तो यहाँ चलिए भी बराबर कितना, 15 गुना 15 दूना का 30, 15 दूना का 30 प्लस होता 6, पॉइंट बैठा दे, 15 चौके 60, क्योंकि 6 उतरेगा तो जीरो बैठेगा, 15 चौके 60, और माइनस में गया तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, भी बराबर -2.4। -2.4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, -2.4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। ठीक है, इस नियम को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल की समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम हो जाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन का गति का दूसरा नियम। क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। अगर देखा जाए तो न्यूटन के प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के नियम पर आधार पर है। ठीक है, दूसरा नियम कुछ है संवेग के नियम पर आधारित है। ठीक है, दूसरा नियम किस पे है, तो संवेग के नियम पर आधारित है। और तीसरा नियम जो हुआ वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, जैसे में क्रिया के बदले प्रतिक्रिया जो होता है उस पर आधारित है। ठीक है, ये बात याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है, ये केमिस्ट्री का आ गया, कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसका संयोजकता क्या होगा। ठीक है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया हुआ है 287 है, तो इसका संयोजकता क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर दे देते हैं। इसमें देखिए कि 287, तो इसको में अष्टक पूरा होने में कितना बाकी है, तो एक बाकी है, तो एक जो बाकी है वही क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 एंड 3s² एंड 3p3 है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व के परमाणु की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है सो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्या, 1s², इसको आगे जोड़िए तो 2 2 4, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15। ठीक है, तो 15 नंबर पे क्या है, 15 नंबर पे हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, 15 नंबर पे क्या हो जाएगा, फास्फोरस पी। ठीक है, तो फास्फोरस पी, तो उसके कुछ पूछेगा कुछ आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि आवर्त सारणी वाला जो होगा उस समय नीचे साइड। ठीक है, तो आवर्त सारणी में उसके जस्ट नीचे क्या होता है, तो आर्सेनिक होता है। क्या होता है, आर्सेनिक। ठीक है, और कितना नंबर का परमाणु संख्या, तो 33 नंबर पे होता है। ठीक है, आर्सेनिक होता है 33 नंबर पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आर्सेनिक अगर हम लोग तोड़ते हैं तो आर्सेनिक कैसे टूटेगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी फिर तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, तो आर्सेनिक जो 33 नंबर पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, आर्सेनिक आएगा 33 नंबर, क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। ठीक है, फास्फोरस 15, 15 के जस्ट नीचे आर्सेनिक 33 नंबर पर आएगा। आवाज सारणी में देखिएगा तो। ठीक है, मैं इस पर पिक्चर डाल दूंगा उस आवाज सारणी वाला, और उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि रोडियम, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है।
रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग को निकालना है। तो रोडियम का आपको परमाणु संख्या अगर पता होना चाहिए। तो रोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो रोडियम का परमाणु संख्या होगा 45। कितना होता है, 45। ठीक है, कितना होता है, 45 होता है। तो अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़े तो होगा 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10। कितना हो गया, दो दो चार, छः चार दस, दस दो बारह, बारह छः अठारह, अठारह दस 28। फिर चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ होगा, जगह नहीं है तो फिर लगेगा थ्री, 310 हो गया। तब 4s लगा, 4s² 4p6 4d8 लगा 5s1। तो 45 हुआ। दो दो चार, छः चार दस, दस दो बारह, बारह छः अठारह, अठारह दस 28, 28 और 30, 30, 30 और 6 36, 36 और 8 44, 44 और 1 45 हो गया। तो यही वाला ऑप्शन होगा। तो खोजिए कहाँ है, 1s² 2s² 2p6। मतलब यहाँ पर इसी में जोड़ लीजिए कौन 45 नंबर पे आता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कि लास्ट में क्या है, 5s1। यहाँ हम लोग कहा था 5s1, तो 5s1 इसमें है एक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को बताना है। कि ठीक है, तो क्या हो जाएगा, खोज प्रकाश के छोटे तरंगदैर्ध्य का उपयोग कर घटाया जा सकता है। तो एकदम गलती है, नहीं घटाया जा सकता है। ठीक है, ये कह रहा है खोज प्रकाश के बड़े तरंगदैर्ध्य का उपयोग कर घटाया जा सकता है। तो ये भी गलती हो जाएगा, नहीं घटाया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित ऊर्जा उच्च ऊर्जा जांच कणों का उपयोग उपयोग का घटाया जा सकता है। मैंने उपयोग कर होना चाहिए, फिर घटाया जा सकता है तो गलती है। ये भी नहीं हो, घटाया नहीं जा सकता। घटाया नहीं जा सकता, ये सब सही है। घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाया नहीं जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन के परमाणु नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये बताना है। इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना होता है। अगर निकालने के लिए हम नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या होता है 7। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14। ठीक है, और परमाणु संख्या जो होता है वो 7 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान को किससे निरूपित किया जाता है, तो ए से निरूपित किया जाता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को किससे, तो ए से निरूपित करता है। ठीक है, और परमाणु संख्या को किससे निरूपित किया जाता है, तो जेड से। ठीक है, किससे, तो जेड से निरूपित किया जाता है परमाणु संख्या को। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं क्या, तो हमको निकाला है न्यूट्रॉन का संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होगा, तो ए बराबर P+m। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी। तो परमाणु द्रव्यमान आगे देखेंगे तो 14। ठीक है, बराबर में पी। प्रोटॉन वही होता है जो परमाणु संख्या जितना होता है उसी को प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडा डालेंगे 7 प्लस में ये क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, एन क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या होता है। न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग को निकालना है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 7। कितना हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक तत्व है जिसके नाभिक में 15 प्रोटॉन, मतलब जेड बार परमाणु संख्या भी क्या होगा, और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो जाता है, 15।
ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है कितना, 22। तो हम लोग को पता है कि परमाणु दबाव निकालने के लिए ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। ठीक है, क्या होता है, पी प्लस एन। तो प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 15, प्लस में एन का संख्या कितना दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, 22। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3 37। क्या हो जाएगा, 37। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, तो हो जाएगा 37। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 37 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व की आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का क्या निकालना है, पी बराबर निकालना है। ठीक है, इसका हम कह रहा है कि आइसोटोप की संख्या 298 है, द्रव्यमान संख्या मतलब कुछ ए बराबर दिया हुआ है 298। ठीक है, और न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है हम लोग को, एन बराबर दिया हुआ है कितना, 196। तो आप लोग को पता है कि प्रोटॉन निकालना है तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग लगाते हैं पी प्लस एन। ठीक है, हमको निकालना क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस एन। क्या हो जाएगा, ए माइनस एन। तो ए का मान दिया हुआ है 198 और 196 एन, तक घटा दीजिए, दोनों को यहीं घटा देते हैं हम लोग। तो 6 2 8 2 आएगा, और 9 से 9 यहाँ क्या बचेगा, 9 से 9 तो जीरो, और 2 में से गया एक, 102। ठीक है, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 102। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 102। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, 102। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, अभी बताया था मैंने, कहते जेड के द्वारा, किसके द्वारा, तो जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी तत्व का परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है, किसी तत्व के परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बी कह रहा है एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, सी कह रहा है तत्व की संयोजकता, या डी कह रहा है एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। तो पूछ कर रहा था परमाणु संख्या, क्या कह रहा है, परमाणु संख्या। तो आपको पता हो जाएगा एक अणु में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह। ठीक है, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाता है। हमने पहले बताया कैसे होता है, तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर जेड, मैंने परमाणु संख्या बराबर होता है। ठीक है, दोनों प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है ये पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या, बी कह रहा है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, या फिर परमाणु संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका क्या होगा, तो क्या कह रहा है कि आगे ए बराबर हम देख लेते हैं, ए बराबर मैंने परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या होगा, तो ए माइनस पी हो जाएगा। मतलब क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, तो चलते हैं अगले पास की ओर। तो अगला पास क्या कर रहा है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, क्या कहा है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, मतलब आरएनए को पूरा नाम क्या है। तो आरएनए को पूरा नाम क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जिसमें खोजिए कि कौन इसका में आंसर होगा, तो सॉरी रिबो राइबो होता है। ठीक है, इसको से थोड़ा गलती लिखा गया, रिबो राइबो होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको राइबो न्यूक्लिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, अम्ल हिंदी में हो गया और इंग्लिश में एसिड हो गया। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, थोड़ा सा रिव हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। तो आप लोग सभी को पता होना चाहिए कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम सबको देखते हैं कि मानव शरीर में मुख्यतः छह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कुछ तो मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में, मतलब 65% ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ठीक है, 65% क्या जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद अन्य जो तत्व है, जैसे कार्बन, कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% पाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है, क्या कहा, तो ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, उसके बाद क्या होता है फास्फोरस, ठीक है, इतना, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि मुझे कह रहा है कि प्रोटीन रिक्त स्थान का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। किसका रहा है कि प्रोटीन जो है किसका एक अभिन्न अंग है, तो एंटीबॉडी, इसको में प्रोटीन होता है, एंजाइम भी प्रोटीन में होता है, उसका झिल्ली इसको में भी प्रोटीन की जरूरत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर के बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो पाया जाता है केसिन प्रोटीन, किस कौन सा केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। केसिन जो होता है दूध का प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन एक फास्फोरस प्रोटीन है, क्या है, फास्फो प्रोटीन है, ठीक है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होता है जो आमतौर पर स्तनधारियों के शरीर में पाया जाता है, ठीक है। यह गाय के दूध में लगभग 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जो केसिन प्रोटीन है जो हमारे उचित मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है, जो गाय के दूध में 80% और मानव के शरीर के दूध में, मानव के दूध में कितना पाया जाता है, तो 20% पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सही कथन का पहचान करिए, इसमें से सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सही कथन को चुनना प्रयास करते हैं। तो एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं, नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कितना होता है, तो 23 जोड़ा, ठीक है, कितना होता है 23 जोड़ा, तो दोनों में 23 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुण होते हैं, तो नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या होगा 23 जोड़ा होना चाहिए, ठीक है, 23 को दोनों में होगा। तो एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र और जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र, हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों में 23 होगा। तो इसको क्या कहते हैं 23 जोड़ा, मतलब कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ा मतलब कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है 26 नंबर, जीन रिक्त स्थान की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जीन किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो लक्षणों का नियंत्रण किससे किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुणसूत्रों, हार्मोनों, युग्मकों या फिर एंजाइमों। 26 का आंसर बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोनो, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोनो। जीन जो है हार्मोनों की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है, ठीक है, हार्मोनों की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है। जीन क्या है, कोशिका की मूल इकाई होता है, ठीक है। जीन के कारण ही हमारे आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उत्परिवर्तन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए क्या फेनोटाइप अनुपात मिला, उन्हें फेनोटाइप अपना अनुपात बताना है जो F2 में, ठीक है, क्या बताना है F2 में फेनोटाइप अनुपात। तो क्या हो जाएगा, तो F2 में फेनोटाइप का अनुपात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9331, माना 9:3:1, ठीक है। F1 में क्या हुआ था, तो F1 में हुआ था, F1 में कितना था, तो F1 में था 3:1, ठीक है। F1 में क्या था, तो 3:1 था, कौन था 3:1 था, तो कौन था फेनोटाइप, ठीक है। फेनोटाइप कितना था, तो 3:1 था। अगर जीनोटाइप पूछा तो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप में हो जाएगा 1:2:1। अगर इसको हम पूछे पीढ़ी 2 में, ये F1 में था, ठीक है। अगर F2 में पूछे तो F2 में हो जाएगा, F2 में याद रखिएगा जीन, ये क्या था फेनोटाइप का, हम लोग को निकाला है जीनोटाइप से। जीनोटाइप में क्या हो जाएगा 1:2:1:2:4 अनुपात 2:1:2, ठीक है, अनुपात में फिर से एक, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मैं फिर से शुरू से दे देता हूँ किस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1:2:4 अनुपात 2:1:2 अनुपात 1, ठीक है। ये हो जाएगा जीनोटाइप में, ठीक है, क्या हो जाएगा जीनोटाइप में, और ये हो गया फिनोटाइप में, ठीक है।
ऑप्शन जो दिया वो फिनोटाइप में हो गया। पीढ़ी दो का, पीढ़ी वन का कहेगा तो 3:1, 1:2 ये जीनोटाइप में हो गया, एक जीनोटाइप में और होगा फिनोटाइप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला कौन है, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए और एंजाइम। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला वंशानुगत तो होने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो हो जाएगा डीएनए। ठीक है, क्या हो जाएगा डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एफ1 संतति के सभी पौधे में लंबे होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर एक रहा क्योंकि पौधे की लंबाई टी या टी कैपिटल टी या स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्योंकि पौधे की लंबाई कैपिटल टी और स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित होती है। या डी कह रहा है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर आपको पता होना जाना चाहिए कि क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई क्योंकि पौधे की लंबाई जो है केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके कारण एफ वन में पौधे लंबे होने के कारण होते हैं। ठीक है, ठीक, चलते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने के में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे का मुख्य कारण क्या था, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरे कह रहा है कि उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे। सी कह रहा है उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले व्यष्टि जीवों की गणना की। क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, उन्होंने अपने संकलन में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले, अब लगता है आज के लिए लास्ट बस इतना ही था। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।